नमस्कार मित्रों, आप सब मुझसे जुड़ रहे हैं और आपके सुझाव भी लगातार आ रहे हैं जो मुझे निश्चित रूप से कुछ बेहतर करने की प्रेरणा दे रहे हैं। आज का विषय जो मैंने चुना है वो है विल विथ स्पेशल रेफरेंस टू रेवेन्यू लॉ। मतलब कि वसीयतनामे को हम राजस्व विधियों के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो यूपी जेड एंड एल आर एक्ट की धारा 169 169 ये प्रावधान करती है कि भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट को ये पावर होगा कि वो विल एग्जीक्यूट कर सके। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट कौन है। जो यूपी जेडे एल आर एक्ट जब लागू हुआ तो जो भी भूमियाँ थीं वो सब स्टेट में वेस्ट हो गई और स्टेट ने अलग अलग वर्गों में अलग अलग अधिकारों को दिया। इस तरह से भूमिधर्स के कई सारे वर्ग बन गए। एक ऐसा वर्ग हुआ जो भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट हुआ, यानी कि उसको जो भी राइट्स दिए गए, भूमि पे जो स्वामित्व दिया गया वो ट्रांसफ़र करने का भी अधिकार दिया गया। जबकि एक ऐसा भी वर्ग था जिन्हें केवल भूमि को इंजॉय करने या इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया, उसे कहा गया भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट। तो वसीयतनामे करने का अधिकार सिर्फ उसी भूमिधर को है जो कि ट्रांसफरेबल राइट रखता है। उसके बाद 23/8/2004 को एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट करते हुए रेवेन्यू लॉ में ये प्रावधान कर दिया गया कि मात्र रजिस्टर्ड विल ही मानी जाएगी। और इस अमेंडमेंट का जो इफ़ेक्ट था वो प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट था। इसलिए ये तिथि महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो भी एग्रीकल्चर लैंड है, जो खेती योग्य ज़मीनें हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें अगर कोई भी वसीयत हुआ है और वो 23/8/2004 के बाद हुआ है तो वो रजिस्टर्ड ही होना होगा। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे वसीयत की कोई मान्यता नहीं है। उसके बाद हम देखें कि विल करने की आवश्यकता हमें क्यों होती है। जैसे कि इंडियन सक्सेशन एक्ट में भी या यूपी रेवेन्यू एक्ट में भी ये प्रावधान दिया गया है कि उत्तराधिकार का सामान्य क्रम क्या होगा, जनरल मोड ऑफ सक्सेशन क्या होगा। उसके आधार पे यदि किसी भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट की मृत्यु होती है तो उसकी प्रॉपर्टी जनरल रूल ऑफ सक्सेशन पे कहाँ जाएगी, ये विधि द्वारा निश्चित किया गया है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस मोड ऑफ ट्रांसफ़र को चेंज करना चाहता है या अपने किसी पसंद के व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी देना चाहता है तो वो वसीयतनामे के आधार पे ऐसे ट्रांसफ़र को कर सकता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो वसीयतनामे में आप किसी स्ट्रेंजर को या किसी अन्य व्यक्ति को, किसी हिंदू डीटी को या किसी कॉरपोरेशन को भी वसीयतनामा कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि वो आपके घर या परिवार का भी हो। उसके बाद अगर हम डेफिनीशन ऑफ विल देखें तो यूपी जेड एंड एल आर एक्ट में इसको डिफ़ाइन नहीं किया गया है। इसकी डेफिनीशन के लिए हमको इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 की सहायता लेनी पड़ेगी। इंडियन सक्सेशन एक्ट की धारा 2 सब क्लॉज एच ये प्रावधान करती है, उसको एज इट इज पढ़ता हूँ। विल मीन्स द लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ ए टेस्टेटर with respect to his property which he desired to be carried into effect after his death। इसका मतलब है कि जो टेस्टेटर है, यानी हिंदी में जिसे वसीयत करने वाला कहेंगे, ये उसका एक इंटेंशन है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी प्रॉपर्टी कहाँ पे जाएगी। ये विल की बहुत ही साधारण डिफिनीशन है जो रेवेन्यू लॉ में भी एज इट इज़ एप्लीकेबल होगी। उसके बाद एक ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो रेवेन्यू लॉज हैं, पहले यूपी जेड एंड एल आर एक्ट और लैंड रेवेन्यू एक्ट जो कि अब यूपी रेवेन्यू कोड में बदल गया, वो उत्तर प्रदेश में सारे धर्मों पे लागू है। यानी कि अगर एक मोहम्मडन भी अपनी प्रॉपर्टी का विल करना चाहता है और जो उसकी एग्रीकल्चर लैंड है तो उस पर यूपी रेवेन्यू कोड लागू होगा। लेकिन इंडियन सक्सेशन एक्ट केवल हिंदू, बौद्ध, जैन एक्सेट्रा पे लागू है, वो मोहम्मडन पे लागू नहीं होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो एग्रीकल्चर नहीं है और उसको कोई मोहम्मडन विल के द्वारा ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वो अपने पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंगली ही कर सकता है, उसके ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू नहीं होगा। लेकिन रेवेन्यू लॉ में ऐसी स्थिति नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड के स्थिति में कोई भी विल जो है वो यूपी रेवेन्यू कोड के नाम्स के हिसाब से ही होता है।
अगर हम अब यूपी रेवेन्यू कोड को देखें तो इसकी धारा 107 ये स्पष्ट प्रावधान करती है वसीयतनामे के बारे में, और इस बार जो है लेजिस्लेशन ने उसको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ रखा हुआ है। धारा 107 की सब क्लॉज 1 ये प्रावधान करती है कि संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को, यानी भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट को, ये पावर है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को, अपने लैंड को वसीयत के आधार पे ट्रांसफ़र कर सकती है। उसके बाद इसका सब क्लॉज 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 107 का सब क्लॉज 2 ये प्रावधान करता है कि इस तरह का कोई भी ट्रांसफ़र सेक्शन 98 और सेक्शन 99 के अंतर्गत होगा, यानी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं सेक्शन 98 और 99 की वो इस पर भी लागू होंगी। तो संक्षेप में बता दूं कि सेक्शन 98 और 99 जो है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स बनाया गया था। ये माना जाता था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं वो जो उनकी भूमियां हैं वो उनका संरक्षण प्रॉपरली नहीं कर सकती हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए प्रावधान बनाया गया था। इस धारा में यह प्रावधान है, अगर हम विल के पर्सपेक्टिव में देखें तो शेड्यूल कास्ट अगर किसी गैर शेड्यूल कास्ट को कोई विल कर रहा है तो ऐसी स्थिति में कलेक्टर का परमिशन लेना आवश्यक है। वहीं धारा 99 शेड्यूल ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करती है। ये कहती है कि शेड्यूल ट्राइब जो है किसी अदर शेड्यूल ट्राइब्स को, यानी ऐसे वर्ग को जो शेड्यूल ट्राइब्स में नहीं आता है, उसको ट्रांसफ़र विल द्वारा कर ही नहीं सकती है। यानी शेड्यूल ट्राइब्स पे टोटली रिस्ट्रिक्शन है कि एक शेड्यूल ट्राइब मात्र शेड्यूल ट्राइब्स को ही विल कर सकता है, किसी दूसरे वर्ग को नहीं कर सकता है। तो ये धारा 107 सब क्लास 2 के जो रिस्ट्रिक्शंस थे ये महत्वपूर्ण हैं। ये सेल में भी लागू होते हैं और विल में भी यहाँ पे लागू हो रहे हैं। इसके बाद धारा 107 की सब क्लॉज 3 ये प्रावधान करता है कि विल जो है 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित होगा, यानी अटेस्टेड होगा और रजिस्टर्ड होगा। तो विल अंडर रेवेन्यू लॉ शुड बी रजिस्टर्ड एंड अटेस्टेड। उसके बाद इसमें यह भी स्पेसिफिकली प्रावधान कर दिया गया है, जो हम कॉन्सेप्ट के रूप में समझ रहे थे कि नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाले को विल का करने का अधिकार नहीं है। ये धारा 107 सब क्लॉज 4 में स्पष्टता दे दिया गया है कि कोई भी असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर या आसामी विल नहीं कर सकता है या वसीयत नहीं कर सकता है। उसके बाद धारा 5 में कहा गया है कि इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया विल शून्य होगा। ऐसे विल की कोई मान्यता नहीं होगी जो इस सेक्शन में दिए हुए प्रावधानों को फॉलो नहीं कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं विल को जो गिफ्ट से डिफ्रेंशिएट किया गया है कि गिफ्ट में जो भी ट्रांसफ़र होता है वो तुरंत ही प्रभावी हो जाता है, जबकि विल टेस्टेटर यानी वसीयत करने वाले की मृत्यु के बाद प्रभावी होता है। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। इसीलिए वसीयतनामे की स्थिति में जो टेस्टेटर है वो अपने जीवन काल में ऐसे वसीयत को परिवर्तित कर सकता है या पूरी तरह से बदल सकता है, नष्ट कर सकता है, रिसाइंड कर सकता है, एक नया विल एग्जीक्यूट कर सकता है। मतलब वो अपने जीवन काल में वसीयत को कई बार बदल सकता है, इसकी अनुमति लॉ भी देता है। विल किसको किया जा सकता है? एनी पर्सन कैपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भूमि को धारित कर सकता है, इसको विल किया जा सकता है। तो विल किसी माइनर के भी फेवर में हो सकता है, किसी हिंदू मूर्ति के पक्ष में हो सकता है, किसी लीगल पर्सन या कॉरपोरेशन के भी पक्ष में हो सकता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण जो इसमें सिद्धांत आता है एग्जीक्यूशन ऑफ विल, यानी कि विल का निष्पादन कैसे किया जाएगा। तो विल के निष्पादन से संबंधित जो प्रावधान है वो सेक्शन 63 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 दिए हैं, और वही प्रावधान यहाँ पे भी लागू होंगे रेवेन्यू लॉ के भी स्थिति में। इसमें 3 सब क्लॉज हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। सेक्शन 63 का सब क्लॉज ए मैं एज इट इज़ पढ़ रहा हूँ। द टेस्टेटर शैल साइन और शैल एफिक्स हिज मार्क टू द विल और इट शैल बी साइंड बाय सम अदर पर्सन इन हिज प्रेजेंस एंड बाय हिज डायरेक्शन। सब क्लॉज ए ये स्पष्टतया कहता है
कि जो टेस्टेटर है यानी वसीयत करने वाला है वो उस वसीयतनामे को साइन करेगा या अपने मार्क जो है नियत स्थान पे रखेगा। सब क्लॉज बी कहता है द सिग्नेचर और मार्क ऑफ द टेस्टेटर और द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन साइनिंग फॉर हिम shall be so placed that it shall appear that it was intended thereby to give effect to the writing as a will। सेक्शन सब क्लॉज बी 63 का इंटेंशन ऑफ विल की बात करता है कि जिस भी डॉक्यूमेंट को लिखा गया है उस पे जो एग्जीक्यूटर या टेस्टेटर साइन करता है उसका इंटेंशन ये होना चाहिए कि वो उसको विल के रूप में ही मान्यता देते हुए अपना हस्ताक्षर कर रहा है। इसका मतलब है उसको ना वो सेल डीड मान रहा है ना गिफ्ट डीड मान रहा है। इतनी समझ है कि जिस भी डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हैं वो विल है और उसके इस सिग्नेचर से उसका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। तो सेक्शन 63 सब क्लॉज ए और बी ये कहता है। और सी जो है सेक्शन 63 का वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो अटेस्टेशन की बात करता है। विल शुड बी रजिस्टर्ड एंड अटेस्टेड। इंडियन सक्सेशन एक्ट में रजिस्टर्ड होने की बात नहीं है, लेकिन रेवेन्यू लॉ में रजिस्टर्ड होना चाहिए और अटेस्टेड भी होना चाहिए। तो अटेस्टेशन कैसे होगा ये धारा 63 सब क्लॉज 6 प्रावधान कहती है। ये कहता है कि अटेस्टेड बाय 2 और मोर विटनेसेस, 2 या 2 से अधिक अनुप्रमाणक साक्षियों के द्वारा ऐसे विल का अटेस्टेशन किया जाएगा। और ये अटेस्टेशन कैसे होगा, ये कहता है कि ईच ऑफ whom हैज़ सीन द टेस्टेटर साइन और एफिक्स हिज मार्क टू द विल। अटेस्टेशन का मतलब है कि जो भी अनुप्रमाणक साक्षी है जो उसको अटेस्ट कर रहा है उसने एग्जीक्यूटर या टेस्टेटर जिसने वसीयत किया है उसको हस्ताक्षर करते हुए देखा हो उस डॉक्यूमेंट पे। तो ये अटेस्टेशन का महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है। और किसी भी डॉक्यूमेंट के अटेस्टेशन का क्या महत्व है इसको समझने के लिए हमको इंडियन सक्सेशन एक्ट की धारा 68 यानी 68 देखनी पड़ेगी। इंडियन सक्सेशन एक्ट की धारा 68 ये प्रावधान करती है कि यदि किसी डॉक्यूमेंट की विधि के अनुसार अटेस्टेशन जरूरी है तो उस स्थिति में कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी को न्यायालय में बुलाया जाएगा, न्यायालय उसे समन करेगी और उसको वो अनुप्रमाणक साक्षी न्यायालय में आकर साबित करेगा। तो धारा 68 के अनुसार अगर विल की अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है और वो अटेस्टेड नहीं है तो उसको एज ए एविडेंस हम नहीं देख सकते हैं, ऐसे विल की कोई मान्यता नहीं होगी। उसके बाद अगर हम धारा 69 देखें, वो कहता है कि अगर कोई भी अटेस्टिंग विटनेस नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में वसीयतनामे को कैसे साबित किया जाएगा। मतलब ऐसी स्थिति हो सकती है कि जिसने विल को अटेस्ट किया हो उसकी मृत्यु हो गई है या वो कहीं गायब हो गया है, तो ऐसी स्थिति में विल का क्या होगा, वो टोटली डिस्कार्ड नहीं होगी। विधि इसकी व्यवस्था धारा 69 इंडियन एविडेंस एक्ट में बनाती है। वो कहता है कि अगर ऐसा कोई अनुप्रमाणक साक्षी नहीं आ पाया है तो उस अनुप्रमाणक साक्षी यानी अटेस्टिंग विटनेस के सिग्नेचर को प्रमाणित करना होगा। ये साबित करना पड़ेगा कि अटेस्टिंग विटनेस ने वहाँ साइन किया है और साथ ही साथ ये भी साबित करना पड़ेगा कि जो विल का एग्जीक्यूटर है या टेस्टेटर है उसने विल के डॉक्यूमेंट पे साइन किया है। तो सिग्नेचर को कैसे हम प्रमाणित करते हैं ये इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है। तो इन केस अगर अटेस्टिंग विटनेस नहीं मिलता है तो भी हम हस्ताक्षर, टेस्टेटर और अटेस्टिंग विटनेस दोनों के हस्ताक्षर को प्रमाणित करके विल को साबित कर सकते हैं। एक स्थिति धारा 71 में दी हुई है कि अगर अटेस्टिंग विटनेस डिनाई करता है एग्जीक्यूशन से तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में भी एविडेंस एक्ट हमें परमिट करता है कि दूसरे साक्ष्यों से, अदर एविडेंसेस से ऐसे डॉक्यूमेंट को हम साबित कर सकते हैं। यानी अटेस्टिंग विटनेस अगर एग्जीक्यूशन से डिनाई करता है उस स्थिति में भी अगर हम दूसरे एविडेंस रख पाए तो विधि हमें एक ये मौका देती है। तो ये प्रावधान हुए विल के एग्जीक्यूशन और उसके अटेस्टेशन से संबंधित। तो इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो निकल के आई है कि विल को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, विल कौन कर सकता है, किसके पक्ष में किया जा सकता है और विल के करने का तरीका क्या होगा। इसके अलावा जितने भी
लीगल साइटेशंस हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अन्य न्यायालयों ने विल के जेन्युइननेस के बारे में दिए हैं। विल का एग्जीक्यूशन और रजिस्ट्रेशन पर्याप्त नहीं है, विल का जेन्युइन होना बहुत ज़रूरी होता है और इसकी वैधानिकता की जांच न्यायालय करते हैं। तो एक रजिस्टर्ड विल भी अगर अपने आप को जेन्युइन साबित नहीं कर पाया न्यायालय में, तो न्यायालय उसको मानने से इनकार कर सकते हैं। विल करने की परिस्थितियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि किन परिस्थितियों में विल किया गया है, क्योंकि सामान्यतः विल के द्वारा हम अपने संतानों को, जो जनरल रूल ऑफ सक्सेशन में जो एयर्स आ रहे हैं, उनको डिप्राइव करते हैं। तो न्यायालय देखती है कि किन आधार पर डिप्राइव किया गया है। क्या ऐसे व्यक्तियों को अपना जीवन चलाने के लिए या उनकी प्रॉपर्टी की कोई अलग व्यवस्था है, या विल में वो कारण दिखाए गए हैं कि क्यों नेचुरल एयर्स को किसी प्रॉपर्टी से डिप्राइव किया गया है। तो ये सारे तथ्य न्यायालय देखती है। इसलिए जो भी विल से संबंधित लीगल जजमेंट्स हैं वो भी बहुत प्रभावी होते हैं विल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो अपनी ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं और अपने सभी लॉ स्टूडेंट से मैं एडवाइस करूँगा कि वो यूपीएससी की साइट्स भी देखते रहें, क्योंकि लॉ के फील्ड में हर लेवल पे आपको बहुत सारे चांसेस मिलते हैं जॉब्स के। तो जो भी सार्वजनिक उपक्रम है उनकी वेबसाइट देखिए। एज ए ट्रेनी भी जो न्यू फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनको भी मौके मिल सकते हैं, और अनुभव के आधार पे 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल हर लेवल पे आपको जॉब के मौके भारत सरकार में और प्राइवेट सेक्टर्स में भी हैं। तो अपने आप को अपडेट रखें। धन्यवाद।